हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यस बैंक ने 45 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर किया है जून क्वार्टर के लिए। मैंने इसके डिटेल्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे जैसे रिजल्ट आया था तभी। ये मार्केट बंद होने के जस्ट थोड़े बाद आया था, बट मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लग गया बिकॉज मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस पर। मुझे किसी भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स मिले नहीं, तो मुझे इसका पूरा जो रेफरेंस है यस बैंक के वेबसाइट से लेना पड़ा, जो कि बहुत ही तितर बितर था। तो मैंने सारे जो इन्फॉर्मेशन जोड़ लिए। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसके जैसे रिजल्ट अपडेट होते हैं साइट्स में, मैं वहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ और मार्किंग के साथ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो हमें देखने हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इसमें पोजीशन जो है होल्ड करनी चाहिए या आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली एक गेम टर्निंग मोमेंट है यस बैंक के लिए। तो अभी जो डिसीजन हम लेंगे वो एक्चुअली बहुत इंपैक्ट करने वाला है। इसके अलावा मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था गाइस, मार्केट जब चल रहा था वो टाइम पे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एफपीओ में जो पार्ट लिया था वो लिस्टिंग डे के गेन के लिए किया था। लिस्टिंग डे में गेन तो हुआ है बट रिटेलर का नहीं, बट ऑपरेटर का हुआ है, जिन्होंने थर्सडे और फ्राइडे को ही लिस्टिंग के 2 दिन पहले जो शेयर बेचना चालू कर दिया था शॉर्ट सेलिंग में। बट कल के लोअर सर्किट के बाद आज एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी मिली थी रिटेलर्स को उनका पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ज़्यादा लॉस लिए बिना। तो जो भी एक्चुअली लाइट हार्टेड थे, जो कंफ्यूज थे, उन्होंने बहुत सारे स्क्वायर ऑफ कर दिए पोजीशन। और जिन्होंने भी अभी होल्ड किए वो एक्चुअली काफी टाइम तक ये होल्ड करेंगे जब तक अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट मिले ना। तो हम शुरुआत करते हैं एनएससी से गाइस। इसका प्रीवियस क्लोजिंग था 12.30 जो कि लोअर सर्किट पे था, ओपन हुआ था 11.10 पे, ये भी एक लोअर सर्किट था। वहाँ से इसने जो हाई बनाया 11.95 तक गया था, लगभग एफपीओ क्लोजिंग प्राइस के पास में गया था जो कि 12 रुपीज़ था। और जो ओपनिंग था वही इसका लो प्राइस था, वापस वहाँ पे वो टच नहीं किया उसने। और क्लोज होते होते ये 11.90 पे क्लोज हुआ और 11.90 पे इसका करेक्शन था, उसी प्राइस पे ये ईओडी में क्लोज हो गया। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी डिलीवरी ली गई है गाइस, लगभग 100 करोड़ की इसमें जो है आज ट्रेडिंग हुई है और 47 करोड़ की जो है डिलीवरी की गई है। यानी कि 47 करोड़ जो शेयर्स है किसी ने खरीदे हैं और डिलीवरी परसेंटेज है 44%। तो जैसे ही काफ़ी दिन से ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि रिटेलर्स जो है बेचते जा रहे हैं और जो खरीद रहा है वो एक्चुअली एचएनआईज खरीद रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी पोजीशन है 47 करोड़ की डिलीवरी, मतलब बहुत बड़ी पोजीशन है। वोडाफोन आइडिया जो सबसे पेनी स्टॉक बोलते हैं, आरकॉम जैसे स्टॉक, उसमें भी इतना वॉल्यूम दिखा नहीं जाता जितना यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत बढ़िया डिलीवरी है। सो आई बिलीव इसमें जो 90% पैनिक सेलिंग होनी थी आज हो गई है। इतनी बड़ी पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ हुई है, इसमें बहुत सारे रिटेलर्स ही है, 90% आई बिलीव रिटेलर्स है जिन्होंने सेल कर दिया ओपन मार्केट में थोड़े बहुत जो है नुकसान लेके। बट अभी जो होल्डिंग इसमें रखेंगे वो रिटेलर्स होंगे जिन्होंने एक्चुअली देखा होगा, फोरकास्ट किया होगा कि आगे थोड़ा बहुत अपमूव मिल सकता है, वैसे ही लोग इसमें पोजीशन बनाए रखे हैं। तो आई बिलीव कल से जो है इसमें थोड़ी और तेजी दिखाई देगी, इतना वीक नहीं होगा जितना ये कई दिनों से चल रहा था, बिकॉज एफपीओ हो गया, रिजल्ट्स भी बुरे नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यस बैंक नेट प्रॉफिट ड्रॉप्स 60% इन Q1, नो डिस्क्लोजर ऑन मोरेटोरियम। तो इन्होंने मोरेटोरियम का प्लान एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए था, बट इन्होंने मिस हुआ या इन्होंने डिस्कस किया नहीं, पता नहीं क्यों। तो जैसे कि मैंने कहा था, हेडिंग में दिया गया था 60% लॉस। सो 60% डाउन इस वजह से होता है क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं। 2019 का जो पहला क्वार्टर था जून का, उसको कंपेयर कर रहे हैं 2020 क्वार्टर से, जो कि पूरा अलग है। 2019 तक किसी को पता नहीं था इसमें इशू है, ये जो चीज़ है बाहर नहीं निकली और उस वजह से बैंक की हालत जो है इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। तो आज खराब हालत में अगर बैंक थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है तो उससे हम प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, ना कि पिछले जो उसका हैट्रिक परफॉर्मेंस था उससे हम कंपेयर कर सके। यस बैंक रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45.44 लाख। यस बैंक ने 45 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, वो 60% डाउन था ईयर ऑन ईयर में अगर हम कंपेयर करें तो, लेड बाय 30% ईयर ऑन डिक्लाइन इन इंटरेस्ट अर्निंग ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग जो है 30% से गिर गई है अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो। सो बैंक का जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये एक्चुअली किसी भी बैंक का मेन इनकम होता है। यानी कि जो पैसे वो इंटरेस्ट पे आगे देते हैं और जो पैसे वो इंटरेस्ट पे लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसमें से उनका इनकम निकलता है। तो वो इनकम 16% से गिरा है, जो कि आया है 1908 करोड़ में, लगभग 2 करोड़ हुआ है, जो कि 16% से गिरा हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि प्रोविजन जो है 39% से कम हो गए। प्रोविजन मतलब उन्हें जो लग रहा है कि आगे जाके लोन्स खराब होने वाले हैं, उनके लिए पहले से तैयारी करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोविजंस। तो वो प्रोविजन 39% से जो है कम हो गए हैं। और इसमें उन्होंने कोविड की जो प्रोविजन है वो भी लिए है कि कोविड की वजह से जो लोन्स आने नहीं वाले, जो पॉसिबिलिटी है लोन्स डिफॉल्ट हो जाए कोविड की वजह से, वो भी उन्होंने इसमें ऐड किए हैं। स्टिल ये 39% से जो है कम ही हुए हैं प्रोविजंस। बैंक के ग्रॉस एनपीए जो है 17.30% हुए हैं 16.18% से, तो 1% से जो है बढ़ गया है, बट स्टिल ये इतना बुरा नहीं है बिकॉज जो नेट एमपीए है, जो एक्चुअल नेट एमपीए है, वो 4.96% हुआ है 5.3%। तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बट थोड़ा बहुत चेंज है। बट ये जो नेट एमपीए है वो मैटर करता है। जिनको पता नहीं एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कोई हम अगर लोन देते हैं, अगर वो लोन 3 महीने तक 90 डेज तक जो है रिपेमेंट इंटरेस्ट हमें उससे आता नहीं है, तो उसे हम डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं, उसे हम एनपीए कंसिडर करते हैं। तो जो एनपीए है बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो वो एनपीए जो नेट एनपीए एक्चुअल एनपीए
वो 4.96% हुआ है 5.3% से, तो एक अच्छी बात है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि टोटल डिपॉजिट जो है वो 11% से बढ़ गए 11.39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 1.17 ट्रिलियन, बट फेल 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 48% ये गिरा है, बट स्टिल अगर ये ईयर का कंपेयर करें तो ये 11.39% से बढ़ा है। तो जैसे कि मैंने कहा था, पिछले ईयर की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, बिकॉज पिछले ईयर का जो जून क्वार्टर है उसमें ना मॉनिटरिंग लगा था, ना किसी के पैसे ब्लॉक हुए थे, ना कस्टमर्स डर गए थे। बट ये होने के बावजूद ये जस्ट 3-4 महीने हुए हैं बस, ये होके भी स्टिल अगर इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है, कस्टमर्स अगर इसमें फेथ दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। तो वी हैव नॉट स्टॉप लेंडिंग एट ऑल एंड आर डिस्पर्सिंग रिटेल एंड एमएसएमई लोन। ये कह रहे हैं कि इनके ऑपरेशन में कुछ बाधाएं नहीं आई है और अभी भी जो है लेंडिंग का बिजनेस, जो लोन देने का बिजनेस है उनका जारी है, और नॉर्मल जो लोन्स जैसे बाकी बैंक दे रहे हैं वो ये भी दे रही है। सबसे बड़ा जो इशू था लिक्विडिटी का वो भी सॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ 15,000 करोड़ जो इसमें इन्फ्यूज किए गए हैं। तो उस वजह से जो है बैंक का कार रेशो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, वो 20% हुआ है 8%। आज ही मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि 8%, 8.3% के आसपास था इसके पहले रेशो जो था कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कार रेशो, जो कि बहुत डेंजरस था। किसी भी बैंक का रेशो उतना कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 15 करोड़ हम पकड़े तो 20% हो गया डायरेक्ट 8% से, और अगर हम 15 करोड़ ना भी पकड़े तो भी जो है कार रेशो बढ़ गया है, अराउंड 8.6 हो गया 8.3 से। तो भी एक अच्छी बात है क्योंकि 20% तो होना ही था, बिकॉज 15,000 करोड़ डाले हैं तो ऑब्वियसली इतना रेशो बढ़ने ही वाला है। बट बिना इस 15,000 करोड़ के कैसे परफॉर्म कर रहा है वो जानना था, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अराउंड 8.5% के आसपास जो है कार रेशो है, जो कि पहले के रेशो से एक 0.20% ज़्यादा है। तो उसके डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, आप जरूर एक बार देखिएगा। कुमार ऑल्सो सेड दैट बैंक हैज़ बीन एबल टू रिटर्न 50% ऑफ द फंड इट गॉट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब इसका मॉनिटरिंग लगा था, जब इसे इशू चालू थे, तो अराउंड 50,000 करोड़ जो है इन्हें लिक्विडिटी के तौर पे दी थी। तो वो पैसे जस्ट करंट ऑपरेशन के लिए दिए गए थे, और उसमें से 50% जो कि 25,000 करोड़ है इन्होंने वापस कर दिए। और आई बिलीव अगर ऐसी ऑपरेशन चलते रहे तो और 25,000 करोड़ जो जल्दी वापस कर देंगे। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट ऐसे आउटस्टैंडिंग नहीं है, बढ़िया नहीं है, वाव नहीं है, बट स्टिल अगर हम येस बैंक को कंसिडर करते हैं कि वो अभी जस्ट एक इनिशियल स्टेज से वापस आ रहा है, एक बैड फेज से वापस आ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में एक अच्छे रिजल्ट है और लोगों के लिए एक होप है। बिकॉज इसके पहले अगर एनालिस्ट रिपोर्ट देखोगे, सब बोल रहे थे कि हज़ारों करोड़ का जो है लॉस होने वाला है, बट उतना लॉस हुआ नहीं जितना वो बोल रहे थे। एनपीए भी उतने नहीं मिले जितने उन्होंने कहा था। हाँ, 1000 के आसपास जो एनपीए मिले हैं, स्टिल येस बैंक के पास अभी 15,000 करोड़ आने वाले हैं, जो कि इस बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहे, वो अगले बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। और लोगों का ट्रस्ट भी दिख रहा है, लोग डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं, और इनका कासा रेशो भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। कासा रेशो का मतलब है करंट अकाउंट अपॉन सेविंग अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादा है, सेविंग अकाउंट कम है, तो उसका रेशो भी अराउंड 25% के आसपास है। तो ओवरऑल बैंक की कंडीशन जो है पहले से सुधर रही है। टाइम लगेगा इसको अपने प्राइम में आने को, बट अभी तक जो रिजल्ट देखे हमने जून के, उसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि बैंक की कंडीशन थोड़ी बेहतर है। तो यहाँ पे मैं आपको येस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जो सबसे मेजर शेयर होल्डिंग है वो है 42% का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि टिंडल पार्क, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, जो उन्हें एंकर इन्वेस्टर कहते हैं, QIBC कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है 42% का। लगभग आधा जो बैंक है उन्हीं के पास है। तो आप एक बार पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें येस बैंक को, तो मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, और अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे RSI लगाया हुआ है और बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है। तो इसका पैटर्न जो है गाइस डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो अगर आप ये बैंड को देखोगे ध्यान से, तो इसको जो कैंडल्स है वो बैंड के लोअर एंड पे जो है टच हो रही है। तो यूजुअली जब भी ऐसा होता है कि बैंड के लोअर एंड पे ये सब कैंडल्स जो है टच हो रही है, तो यहाँ से वो अपमूव देने की कोशिश करता है। यहाँ से वो जो है इस जो मिडिल लाइन है, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, उसके पास मूव होने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ अगर आप RSI देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, तो बहुत ही ज़्यादा कम है, अराउंड 12 के आसपास है, यानी कि ये जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में है। अगर आप देखोगे तो नियर पास्ट में कभी भी इतने नीचे आया नहीं था, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में है क्योंकि बहुत सारी बिक्री हो रही है। बट कुछ स्टॉक जैसे कि येस बैंक है, रिलायंस है, ये न्यूज़ से चलते हैं, टेक्निकल से नहीं चलते हैं, तो टेक्निकल्स पे हम इतना बिलीव नहीं कर सकते। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो बैंक की परफॉर्मेंस रिजल्ट बेसिस पे अच्छी थी, बुरी नहीं थी। जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थे, जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थे, उन सबसे ज़्यादा उसने उभर के दिखाया है। NPS के मामले में, डिपॉजिटर के मामले में, कासा रेशो के मामले में, कार रेशो के मामले में, हर रेशो पे इसने अपने आप को अच्छा प्रूव किया है। तो अभी कह सकते हैं कि येस बैंक के लिए एक हल्की फुल्की जो है उम्मीद है हमारे लिए। और सबसे बुरी बात इसमें ये थी कि मार्केट बंद होने के बाद इसने ये रिजल्ट दिखाए, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट थे तो इन्हें मार्केट के पहले दिखाना चाहिए था। सो जो रिटेलर्स है जो आज बहुत ही पैनिक होकर बेच रहे थे, वो शायद थोड़ा धीरज रखते और थोड़ा और इसमें होल्ड करने का सोच पाते। बट अगर किसी स्टॉक में आपका कन्विक्शन नहीं है, किसी स्टॉक में आपको बिलीव नहीं है, तो उस स्टॉक में होना नहीं चाहिए, क्योंकि देर सवेर हो सकता है आपको, अगर और थोड़ा ये स्टॉक नीचे जाता है, वीक होता है, तो आप उसमें और लॉस लेके निकलते।
तो अगर आप आज निकल भी गए हो तो इसका मतलब आपको ये स्टॉक में बिलीव नहीं है, तो आप निकल गए हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज जो भी निकला है उसने ज़्यादा लॉस नहीं किया हुआ है। बस एफपीओ की बात कर रहा हूँ, तो उसने ज़्यादा लॉस नहीं किया है, हार्डली एक 500 300 100 रुपये का लॉस किया होगा। बट अभी फाइनल वर्डिक्ट ये है, जिनके पास अभी ये शेयर है, जिन्होंने एफपीओ में खरीदे, मैं उन्हें कहूँगा होल्ड, बिकॉज हो सकता है कल को मार्केट में ऑपरेटर वापस गेम खेले, वापस इसे थोड़ा नीचे लेके जाए। बट 11.30 के आसपास इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि वो आज ब्रेक नहीं कर रहा था। आपने मेरा अगर पहले का वीडियो देखा होगा तो ये ट्राई कर रहा था 11.30 के नीचे सस्टेन करने का, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 11.30 का अच्छा सपोर्ट था, जो कि तोड़ के वो 11.90 तक चला गया। तो अगर आपके पास ये शेयर है, अगर आपने एफपीओ में खरीदे है, तो आप होल्ड कीजिएगा। आप जल्दीबाजी मत कीजिए बेचने की। अगर हाँ प्रॉफिट में आपको बेचना है तो हाँ आप बेच सकते हो, बट नीचे जाने के बाद अगर आप लॉस बुक करना चाहते हो तो आई बिलीव इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। आप लॉस मत बुक कीजिए, क्योंकि इसके जो फ्यूचर्स है वो अच्छे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रही है। तो आई बिलीव इसमें उन्होंने ये देखी किया होगा, उन्हें ये रिजल्ट्स पहले ही पता होंगे कि बेटर हो रहे हैं, उनको पता होगा कि डिपॉजिटर्स जो है पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, रेशोस जो है इनके बेहतर हो रहे हैं। तो कोविड का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा जो लोन्स है वो एनपीएस बन सकते हैं। बस येस बैंक के नहीं, ये सारे बैंक के केसेस है, सारे बैंक के जो लोन्स है वो शूटअप करने वाले हैं मोनिटरिंग की वजह से। तो गाइस आप आपका डिसीजन जो है सोच के लीजिएगा। आज ही बहुत लोगों ने स्क्वेयर ऑफ कर दिया होगा जो इसके लिए रेडी नहीं रहेंगे, बट अभी जो इसके लिए रेडी है, जो होल्ड कर रहे हैं, वो ऑपरेटर गेम ये फ्लक्चुएशन के लिए रेडी रहिएगा। बट एक कह सकता हूँ कि बैंक की हालत जो है सुधर रही है, आगे और सुधरने के चांसेस है। तो जो लोग इसे हाई रेट पे जो है होल्ड कर रहे हैं 50 60 100 120, उनके लिए भी एक एक्चुअली एक सेटिस्फाइंग न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है कि बैंक जो है ख़राब नहीं हो रहा है, बैंक बेहतर हो रहा है। तो अभी देखना ये कि 2-3 क्वार्टर ये जो है कंटिन्यूसली इतना प्रॉफिट दिखाता है, मेंटेन रखता है, या ऊपर जाता है या नीचे आता है। अगर ये अगले क्वार्टर में इतना मेंटेन भी रखे तो भी अच्छी बात है, बिकॉज कोरोना का टाइम है, हर बैंक की ये सिचुएशन है। तो अगर ये यही रिजल्ट जो है फ्लैट रखता है अगले क्वार्टर में भी, बस हल्का फुल्का जो ऊपर दिखाता है, तो भी ये समझना ये अच्छी बात है। बिकॉज कोई सिचुएशन में कोई बैंक नो लॉस नो प्रॉफिट भी दिखा रहा है, तो भी इसका मतलब ये ऑपरेशंस में वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, उसका जो फ्यूचर है वो आगे जाके कोविड सिचुएशन के बाद जो है बेहतरीन हो सकता है। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं ली है, आप एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे थे, आपने एफपीओ में पार्ट नहीं लिया है, आप वेट कर रहे थे कि एफपीओ के प्राइस से भी नीचे जाए और तब आप एंट्री ले ताकि आप श्योर ऑफ प्रॉफिट में रहे, तो मैं आपको कहूँगा होल्ड कीजिएगा। आपने अभी तक होल्ड किया है, आपने अभी तक सब्र रखा है, थोड़ा और सब्र रखिए, देखिए पहले पैटर्न क्या है, डाउन ट्रेंड में जाता है यहाँ से या अप ट्रेंड में जाता है। बिकॉज बस रिजल्ट थोड़े बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जो है रॉकेट के साथ चढ़ जाएगा। ऑपरेटर की बात है, ऑपरेटर गेम खेलते रहता है, ऑपरेटर जो है नीचे ऊपर स्टॉक को करते रहेगा। तो आपको आपका एंट्री पॉइंट जो है ऐसा रखना है कि वहाँ से अगर आप थोड़ा नीचे भी गया, आपको ज़्यादा बुरा ना लगे और आप जो लॉस है वो बेयर कर पाओ। सो गाइस मैं कंक्लूड करूँगा इसी बात से कि अगर ये स्टॉक कल ऊपर जाता है और आपने एफपीओ में पार्ट लिया है, और अगर आप प्रॉफिट में दिख रहे हो और आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो आप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, स्ट्रैटेजी समझ के कीजिएगा। एक साथ आपको पूरा नहीं करना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, पार्शियल रखिए स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ ही चलिएगा, जैसे आप प्रॉफिट में ग्रीन में दिखते हो, स्टॉप लॉस आपका एक्टिवेट कर दीजिए कि जैसे ही वो नीचे और वापस ट्रेंड में आता है तो आपका स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाए, आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो। वापस चाहिए तो आप एंट्री अगर लेना चाहते हो तो आप जो है लोअर लेवल्स पे 11.50 11.60 पे जो है एंट्री ले सकते हो। अगर लॉजिकली और टेक्निकली देखें तो कल इसने गैप अप ओपनिंग देनी चाहिए, बट जैसे कि मैंने कहा अभी इस पे ऑपरेटर की नज़र है, तो पता नहीं ये देगा या नहीं, और लोग भी बहुत पैनिक्ड है। तो आप ऑब्जर्व करते रहिएगा और आपकी स्ट्रैटेजी जो है रेडी रखिएगा, अगर ये ऊपर गए उसके लिए भी, अगर ये नीचे जा रहा है तो उसके लिए भी। और पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग जो है उससे दूरी रहिएगा। खास करके लोगों के फोरम में जाके देखिए मत मैसेज क्या करते हैं, बिकॉज बहुत ही एक्सट्रीम मैसेज होते हैं। कुछ लोग जो है 100-120 का टारगेट देते हैं, कुछ लोग जो है 2-3 रुपये का टारगेट देते हैं, जो दोनों में सेंस नहीं बनता है। तो आप आपका डिसीजन जो है आप समझ के लीजिएगा, आप आपका रिसर्च देखिएगा, न्यूज़ अपडेट पढ़िएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए कंपनी के, आप खुद समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।